Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems, mnemonics, acronyms from all the chapters of business studies और इस वीडियो में बात हो रही है financial markets के बारे में। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो दिस चैप्टर इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रेलिवेंट टू द रियल लाइफ और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ये चैप्टर पढ़ने के बाद सच में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में एंड सम इवन स्टार्ट ट्रेडिंग जब उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम. सो मे बी दैट हैपन्स विद यू ऑल्सो. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि इस चैप्टर का नाम है. बट बिफोर दैट फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन. सो फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? वही जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यही होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स. तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. इसका निमोनिक हमने बनाया है माई फैन पेंटेड रेड या माई फिंगर पेंटेड रेड, जो भी आपको ठीक लगे. सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. इसका मतलब है दैट फाइनेंशियल मार्केट लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स and it gives the savers a choice of different investment options. सो इस चैप्टर में जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें कहीं जगह सेवर कहा गया है और कहीं जगह इन्वेस्टर, जो कि सही भी है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ जैसे अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जो मेरी सेविंग्स है, अगर मैं उसे घर में लॉकर में रखूंगी तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा, ना ही वो पैसा ग्रो करेगा. बट अगर वो पैसा मैं किसी ऐसी कंपनी या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस फर्म को दे दूं जिसके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है और वो इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हैं, तो डोंट यू थिंक ये सभी के लिए अच्छा होगा? उस बिजनेस फर्म के लिए भी, मेरे लिए भी, बिकॉज आई गेट द रिटर्न, और पूरी इकोनॉमी के लिए भी. तो यही है, फाइनेंशियल मार्केट हमें अलाउ करता है कि सेवर्स अपनी सेविंग्स दे इन्वेस्टर्स को, और मेरे पास एज अ हाउस होल्ड, एज अ सेवर, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. जिस भी बिजनेस फर्म का आइडिया मुझे अच्छा लगता है, जिस भी बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे अच्छी लगती है, वहां पे मैं अपनी सेविंग्स लगा दूंगी. सो अपनी समझ के अकॉर्डिंग मैं मोस्ट प्रोडक्टिव यूज चूज करूंगी फॉर माई सेविंग्स टू गेट चैनलाइज्ड, राइट. देन फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. जैसे इकोनॉमिक्स का सिंपल सा लॉ है, जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहां पे ही किसी चीज का प्राइस सेट होता है. इसी तरह जो फाइनेंशियल एसेट है, इमेजिन अ शेयर, उसका प्राइस डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो यहाँ पे सप्लायर कौन कर रहा है? सप्लायर ऑफ फंड इज द हाउस होल्ड, और डिमांड कौन कर रहा है? द बिजनेस फर्म्स. तो जहां पे सप्लाई और डिमांड मीट करते हैं वहां पे फाइनेंशियल एसेट का प्राइस सेट हो जाता है. देन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल मार्केट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां हम अपने एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज या सेल कर सकते हैं, यानी वो लिक्विड होते हैं. कभी भी परचेज कर लिया, कभी भी सेल कर दिया. तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अस लिक्विडिटी. अस मतलब प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स. देन अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं एंड आई वांट टू सेल इट, तो अगर मुझे बायर खुद से ढूंढना पड़ता तो कितना ज्यादा टाइम, एफर्ट, कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता. वहीं फाइनेंशियल मार्केट ने मुझे एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है where buyers and sellers can meet for the fulfillment of their needs. इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गई है कम, राइट. चलो आगे. द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन. नाउ दिस इज गिवन अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, आपकी बुक में गिवन है ये. तो एलोकेशन ऑफ फंड्स का जो फंक्शन होता है, यही लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स और मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम. तो ये प्रोसेस का नाम अगर वो आपसे पूछें तो ये है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएशन मतलब क्या? ये वर्ड बना है इंटरमीडियरी से. ध्यान से सुनना. इफ आई एम द हाउस होल्ड, आई हैव सम सेविंग्स, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो पैसा मैं बैंक में रख दूं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स,
या वो पैसा मैं फाइनेंशियल मार्केट में लगा दूं। अगर मैं बैंक में रखूंगी तो वो भी ये पैसा जैसे बिजनेस फर्म्स को देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, और फाइनेंशियल मार्केट में लगाऊंगी तो ऑब्वियसली ये पैसा बिजनेस फर्म्स के पास ही जाएगा। तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं अपनी सेविंग्स किसको देना चाहती हूँ, बैंक को या फाइनेंशियल मार्केट को। इतना तो आप समझते ही हैं कि बैंक को अपना भी प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है, बट फाइनेंशियल मार्केट में मुझे रिटर्न ज्यादा मिलता है, बट रिस्क भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरमीडियरी हैं और कंपीटिंग इंटरमीडियरीज हैं, दे आर इन कंपटीशन कि हाउस होल्ड अपना पैसा किसको देंगे। तो ये इंटरमीडिएशन वर्ड इंटरमीडियरी से ही बना है। इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आपकी बुक में है, विच ऑल्सो आई विल शो यू इन द video. All right. DFHI, which is the Discount Finance House of India, has been established for the purpose of providing liquidity to money market instruments. तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है डीएफएचआई, जो कि एक बॉडी है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरह। Then again, this is very important, functions of stock exchange. तो आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट फर्दर दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सो उसके फंक्शंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका निमोनिक भी सिंपल है, प्रिपेयरिंग सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट कवर पेज। ठीक है, इसके अंदर की लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज में ना वो आपसे फंक्शंस आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, एंड दे ऑल्सो आस्क यू टू कोट लाइंस। ठीक है, तो प्लीज लाइंस को भी अच्छे से देख कर जाना। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, देखो अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेक्यूलेशन, हेल्दी स्पेक्यूलेशन इज नॉट बैड। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? सिंपल शब्द में बताना हो तो तुक्का, गेस वर्क। तो सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेक्यूलेशन इज नॉट बैड अगर इट इज डन विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड इन अ कंट्रोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर। ऑफ कोर्स सट्टा लगाना लीगल नहीं है तो वो स्पेक्यूलेशन इज नॉट गुड, बट ये वाली जो स्पेक्यूलेशन है, जैसे मैंने शेयर खरीदा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, बस लग रहा है, तुक्का है ये, हो सकता है ऊपर चला भी जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज में लोग स्पेक्यूलेट भी करते हैं और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं इवन व्हेन दे डोंट नो मच अबाउट इट, बस तुक्के से ही वो पैसे कई बार कमा लेते हैं। ऑफ कोर्स कई बार डुबा भी देते हैं, रिस्क तो होता है। बट अगर कोई ऐसा रूल बना देता कि स्टॉक मार्केट में आप तभी आओगे इफ यू हैव 100% नॉलेज, इफ यू नो हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्टली, तो बहुत से लोग वैसे ही स्टॉक मार्केट में नहीं आते। तो स्पेक्यूलेशन का ये एक अच्छा जरिया है, एंड लाइक आई सेड सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्दी स्पेक्यूलेशन इज नॉट बैड। ओके, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, आजकल एक ट्रेंड ही हो गया है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है बिकॉज पीपल आर वेरी मच फाइनेंशियली लिटरेट, दे आर एडुकेटेड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। आजकल यंग बच्चे और 14-15 ईयर्स ही इतना इंटरेस्ट शो करने लगते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। देर आर सो मेनी मूवीज ऑल्सो मेड ऑन दिस, सो मेनी बुक्स रिटन अबाउट इट, दैट दिस हैज बिकम अ न्यू ट्रेंड, वाइडर शेयर ओनरशिप। इसमें हम कुछ क्रेडिट सेबी को भी देंगे क्योंकि द डीलिंग्स आर वेल डिफाइंड। आजकल स्कैम्स वगैरह इतने ज्यादा कॉमन नहीं है जैसे पहले होते थे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई कंपनी लोगों से पैसे लेकर भाग जाए या बंद हो जाए एकदम से। ऑफ कोर्स रिस्क होता है, बट फिर भी द डीलिंग्स आर क्वाइट वेल रेगुलेटेड एंड वेल डिफाइंड, सो इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, वाइडर शेयर ओनरशिप। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, again वही, dealings are well defined, well regulated, तो the investing public gets a safe and a fair deal। तो transactions are quite safe nowadays। safe का ये मतलब नहीं है कि आपका लॉस नहीं होगा, वो तो डेफिनेटली हो सकता है, बट फिर भी सेबी के काफी सारे प्रोविजंस हैं जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं और स्कैम्स वगैरह आजकल बहुत ज्यादा नहीं होते।
प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग। ये सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू नहीं है, लोग ही आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही सेकेंडरी मार्केट होता है। So stock exchange provides a continuous market where securities are bought and sold. And I have the option to disinvest and reinvest. अगर मुझे लग रहा है मैंने अपने पैसे किसी ऐसी जगह लगा दिए जहां पे कंपनी ग्रो नहीं कर रही, तो आई कैन टेक आउट माई मनी एंड पुट इट समवेयर एल्स। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है सिक्योरिटीज। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने इससे आपको पहले भी बोला था कि मेरे पैसे अगर मेरे घर के लॉकर में पड़े हैं तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा। इफ आई पुट इट इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, वो इस पैसे को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगी, सबका बेनिफिट है। जीडीपी बढ़ेगा कंट्री का, सो दैट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी की लाइन क्या है? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स गेट चैनलाइज इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज वही बात है, यहाँ पे भी सिक्योरिटीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। और पता है क्या इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर? कांस्टेंट वैल्यूएशन, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, दीज आर द कीवर्ड्स। अगर कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आती है, इंस्टेंटली उसका इफेक्ट शेयर के प्राइस पे दिखता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, इंस्टेंटली उसका इफेक्ट शेयर के प्राइस पे दिखता है। सो दिस इज कांस्टेंट वैल्यूएशन, और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है बायर्स और सेलर्स को भी। देन बुलिश फेज क्या होता है आपको पता ही है, व्हेन स्टॉक मार्केट्स आर राइजिंग, इट इज अ पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म, खुशहाली का माहौल है, स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है। ये वर्ड क्यों है? जैसे बुल, द एनिमल बुल, वो जब भी अटैक करता है तो ऊपर की तरफ करता है। देखा है आपने, कभी नोटिस किया है? तो ऊपर की तरफ अटैक करता है, इसलिए ये वर्ड यूज किया है हमने, व्हेन द मार्केट्स आर राइजिंग। और बियरिश फेज, जो बियर एनिमल होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ अटैक करता है। यहाँ पे इसका मतलब है स्टॉक मार्केट्स आर डिक्लाइनिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी का माहौल है, जैसे आजकल हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। सो बियरिश फेज। देन वी हैव टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। डिपॉजिटरी बैक एंड पे पूरा रिकॉर्ड रखते हैं ऑफ सिक्योरिटीज इन आवर कंट्री। National Securities Depository Limited, NSDL, or CDSL, Central Depository Services Limited. This is promoted by NSC among others. This is promoted by BSC among others. N से N ऐसे याद रख सकते हैं. NSDL is promoted by NSC. Then, when allocative function is performed well, two consequences follow. Allocative function by transfer of savings from savers to investors, a link between savers and investors. Then savings get channelized into their most productive use. तो अगर हम अपने पैसे अच्छी जगह पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा? जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और जो स्कैर्स रिसोर्स है विच इज मनी, फंड्स, वो भी ऐसी जगह एलोकेट होंगे जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपने फंड्स को उसी कंपनी को दूंगी जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है। तो दिस विल लीड टू प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इन द इकोनॉमी। ऑलराइट देन, जब आप डीलिंग करते हो सिक्योरिटीज में, ट्रेडिंग करते हो, तो ब्रोकर को आपको कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है? वेरी सिंपल, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है। इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, पैन इज नीडेड। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, लेट मी टेल यू, सेबी में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। और दोनों ही क्वेश्चंस आपके इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में है, ऑप्शन में थे दोनों क्वेश्चंस, अच्छे से देखकर जाएंगे। निमोनिक भी सिंपल है, पीआर। सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, regulate the stock exchanges so as to promote their orderly functioning, prevent trading malpractices, and regulate and develop a code of conduct specially for intermediaries. Intermediaries कौन होते हैं? Brokers, sub brokers. The intermediaries should have a code of conduct so that they provide competitive and professional services. Then functions of SEBI, very very important. और इसके अंडर जो लिखा है वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है। रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में जैसे
रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर्स, ऐसे ही कोई भी ब्रोकर नहीं चलेगा, उसको खुद को रजिस्टर करवाना है सेबी के साथ। देन रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स, रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, then again very important, calling out for information and conducting audits and inquiries, ठीक है। सो कॉलिंग आउट फॉर इंफॉर्मेशन, लेविंग फी और अदर चार्जेस, ये सब रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है। देन डेवलपमेंट फंक्शंस में टक, टक से याद रख सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स, एंड C say conducting research and publishing the information so that people can read it and gain knowledge. Protective functions again very important here. Prohibition of fraudulent trade practices, जैसे misleading statements देना prospectus में, manipulation करना. Then undertaking steps for investor protection, protective functions है ना. Then controlling insider trading, very important. Insider trading क्या होता है? जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हो जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो प्राइस सेंसिटिव है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हो, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और ये अलाउड नहीं है। देन प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये आप अच्छे से देख कर जाएंगे। यहाँ पे हम ये भी कहते हैं सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें आप प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस मिक्स करके लिख सकते हैं। ओके, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका निमोनिक हमने बनाया है दिल से, एक मूवी थी ना दिल से, IP, अगर आप याद रख सकते हैं ऐसे। ड्यूरेशन तो बहुत सिंपल है, कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चीपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का भी हो सकता है, बट जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल, वो महंगा होता है। इट इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 25,000 रुपीज एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। वैसे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई नो कुछ स्कूल्स में करवा दिया है और कुछ टीचर्स ने भी पढ़ाया है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वैसे सिलेबस में नहीं है, अगर आपको एक बार देख कर जाने हैं तो दैट इज अप टू यू, बट इट्स नॉट नीडेड। लिक्विडिटी, वैसे तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही काफी लिक्विड होते हैं, दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, बट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया था, DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ होते हैं? तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ होते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। प्लीज एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, किसी को छोटे समय के लिए पैसे दिए तो थोड़ा सेफ्टी ज्यादा होती है ना। दूसरा, यहाँ पे इशुअर्स की जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो बहुत अच्छी होती है, हाईली रेटेड कंपनीज होती है मनी मार्केट में, RBI भी होता है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई जगह इन्वॉल्व होती है, तो सेफ्टी ज्यादा है। बट कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में सेफ्टी कम है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड भी किया जा सकता है और कई बार कंपनी कैन फेल टू मीट द प्रोजेक्शंस, जैसा सोचा था शायद वैसा ना हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न, आई थिंक ये सिंपल है, जैसे कैपिटल मार्केट में सेफ्टी कम है या रिस्क ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। मनी मार्केट में रिस्क कम है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कम है। अच्छा, कैपिटल मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? 2 टाइप का रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेयर 10 रुपीज का खरीदा था और 15 का बेच दिया, तो ये जो 5 रुपीज का है ये कैपिटल गेन, दिस इज व्हाट आई कैन अर्न। या फिर अगर मैं शेयर को होल्ड करके रखती हूँ तो मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर आई मे गेट अ डिविडेंड या फिर बोनस शेयर्स, ये कैपिटल मार्केट में रिटर्न होता है। इंस्ट्रूमेंट्स वेरी सिंपल, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 5 जो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट नाम तो पता होना चाहिए ना, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल। ओके, देन मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ।
अगेन बिकॉज कुछ स्कूल्स में करवा दिया है, ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, एक नई कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज इशू कर रही है, या एक पुरानी कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स लेकर आ रही है। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे मेथड्स होते हैं 5, पूरी के नाम से हम याद रख सकते हैं। सो प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, राइट्स इशू और ईआईपीओज। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, हम पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करते, हम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं आप हमारे शेयर्स खरीद लो और हमें पैसे दे दो। इसके दो फायदे हैं, एक तो इससे हम कैपिटल क्विकली रेज कर सकते हैं और ये थोड़ा चीपर भी पड़ जाता है। जो कंपनीज पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती वो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाती हैं। देन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये बहुत ही कॉमन है। प्रोस्पेक्टस इज काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, जिसमें आप डायरेक्ट अपील करते हो पब्लिक से कि आओ आओ हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। इसमें आप अपने आप को एटलीस्ट 1 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करवाते हो, अपने आप को मतलब इशू को, और अंडरराइट भी करवाते हो। ऑफर फॉर सेल, इसमें शेयर्स या सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। वो शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी से और आगे इन्वेस्टिंग पब्लिक को सेल करते हैं। जैसे ऐसे हमने मूवीज में भी देखा है, गुरु मूवी में दिखाया था, और जो स्कैम 92 की वेब सीरीज है उसमें भी हमने ये देखा है। राइट्स इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रिविलेज दी जाती है कि अगर आप शेयर्स लेना चाहते हो तो पहले हम आपको देंगे, या आपको हम प्रिविलेज दे रहे हैं या राइट दे रहे हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको लेने हैं तो ले लो। ईआईपीओस, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब हम सिक्योरिटी सेल करते हैं। सो नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी से आपको समझा रही हूँ, रिविजन कर रहे हैं। स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, की अगर आपको ट्रेडिंग करनी है शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, तो आप कैसे करेंगे। इमेजिन आज के समय में चीजें इतनी ज्यादा सिंपल हो गई हैं, ये सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है, तो हमें इतना ज्यादा फील भी नहीं होता कि ये स्टेप्स हो रहे हैं, बट बैक एंड पे ये सब स्टेप्स हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को ढूंढेंगे या सब ब्रोकर को, जो कि एक फिजिकल पर्सन भी हो सकता है जिसके पास आप जाएंगे ऑफिस में। वैसे तो अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आप इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी समझ सकते हो जो कि आपका ब्रोकर है। फिर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल एक बैंक भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई के साथ खुलवा सकते हो, वैसे एक ब्रोकर भी डीपी का रोल परफॉर्म कर सकता है। जैसे जीरोधा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके साथ भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है, और यहाँ पे ब्रोकर को आपको जो मैंडेटरी डिटेल देनी है वो है पैन। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह होता है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको कौन से शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, किस कंपनी के, किस प्राइस पे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे। फिर ब्रोकर आपको देगा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। देन ब्रोकर विल गो ऑनलाइन, कनेक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज, और वो ढूंढेगा आपका शेयर और बेस्ट प्राइस अवेलेबल। जैसे ही प्राइस स्ट्राइक होगा या बेस्ट प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कहा 500 रुपीज में मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं, बट अगर प्राइस हो गया 499, तो ये तो बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो गया ना, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और ब्रोकर हमें देगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, जो कि मेल के थ्रू ही आ जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज इट इज लीगली एनफोर्सेबल। और इसके ऊपर होता है एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, जो कि हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आया था, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर से रिलेटेड। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स बेचे हैं, तो आप अपने शेयर्स की डिलीवरी करेंगे, या शेयर्स अगर खरीदे हैं तो पेमेंट करेंगे। कब करेंगे? इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिफोर द पे इन डे। पे इन डे क्या होता है? जब ब्रोकर को आगे स्टॉक एक्सचेंज को ये चीजें देनी होती है ना, वो पे इन डे होता है। वैसे ये पूरा सेटलमेंट T+2 डे में होना चाहिए, विच इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट। अगर मंडे को ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो वेंसडे तक पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए, दोनों इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। देन द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+2 डे। T+2 डे पे एक्सचेंज विल मेक द पेमेंट और गिव द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द ब्रोकर। एंड फाइनल स्टेप,
broker will give the delivery of the shares to this investor in the डीमैट फॉर्म। ठीक है, तो ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं, ये एक बार आप अच्छे से देखकर जाएंगे। Then again, the process where securities held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he can hold it in the form of electronic balance in an account. This process of holding securities in electronic form is called dematerialization. Dematerialization. अच्छा एक बात बताओ, ये वर्ड कैसा है डीमटेरियलाइजेशन? पहले तो इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डीमैट अकाउंट। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब मटीरियल, थिंक अबाउट अ पेपर। डीमटेरियलाइजेशन मतलब नॉट पेपर, नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। जब शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्म में होते थे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, थेफ्ट, फेक ट्रांसफर्स, डिलेज इन पोस्टिंग, लॉट ऑफ पेपर वर्क। तो इसलिए पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, इसे डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। वैसे इसका एक रिवर्स कॉन्सेप्ट भी होता है, रीमटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में लाना। ठीक है, वो रीमटेरियलाइजेशन होता है। देन सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएससी। जैसे आप न्यूज में देखते हो सेंसेक्स ने उछाल मारा, सेंसेक्स ऊपर गया, नीचे गया, तो ये बीएससी का इंडेक्स है और ये सबसे बड़ी 30 कंपनीज का एवरेज होता है। निफ्टी जो है वो एनएससी का इंडेक्स है और ये 50 कंपनीज का एवरेज है। निफ्टी 50, एक्चुअली जो इसकी फुल फॉर्म है उसी में 50 वर्ड है, तो यू कैन मेमोराइज इट लाइक दैट, और एन से एन याद रख सकते हो। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, एवरेज ऑफ 50 कंपनीज। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, एवरेज ऑफ 30 कंपनीज। देन सेबी वैसे स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, बट इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब कि इसके लिए प्रॉपर एक्ट बनाया गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? बिकॉज बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी। द स्कैम ऑफ 92 वाज आल्सो अ बिग रीजन कि इसको और सीरियसली लिया गया, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। पर्पस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी इज गिवन इन योर बुक, एक बार जस्ट रीड कर लेंगे। देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ और काफी इंटरेस्टिंग है। As a household, I have two options to put my money, either in the bank or in the financial market. तो कौन compete कर रहे हैं? Banks and financial markets are the competing intermediaries in the financial system and give households a choice of where they want to put their savings. तो एज अ हाउस होल्ड हमारे पास चॉइस है कि हम अपने पैसे कहाँ रखेंगे, और दे आर इन कॉम्पिटिशन, कंपीटिंग इंटरमीडियरीज। ठीक है, पिक्चर से अगर ऐसा कुछ वो पूछते हैं। देन उसके बाद ये पिक्चर आपकी न्यू एनसीईआरटी में गिवन है। एक्चुअली ये ट्रेडिंग प्रोसीजर की ही पिक्चर है, जिसमें ये एक इन्वेस्टर है, ये एक इन्वेस्टर है, ये इसने बाय का ऑर्डर प्लेस किया, इसने सेल का, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला और ये पूरा प्रोसेस T+2 डेज में होगा। दिस पिक्चर इज गिवन इन योर न्यू बुक, एक बार देख लेंगे। और ये इन्होंने एक पिरामिड फॉर्म में पूरी सिक्योरिटीज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे सबसे नीचे इन्वेस्टर है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, फिर डिपॉजिटरी जिसके पास बैक एंड में सारा रिकॉर्ड होता है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, और फिर रेगुलेटर जो कि है सेबी। ओके ओके, देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट के दो फायदे होते हैं, इससे आप कैपिटल जल्दी रेज कर सकते हो और ये थोड़ा सस्ता भी होता है। जो कंपनीज पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती, दे कैन गो इन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके जी, देन उसके बाद मनी मार्केट जनरली सेफर होती है। मैंने आपको दो रीजंस बताए, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर्स। ये भी मैं बता चुकी हूँ, जहां पे आप डायरेक्टली पब्लिक को सिक्योरिटीज नहीं देते, इंटरमीडियरी के थ्रू ऑफर करते हो, ऑफर फॉर सेल। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया है 23, जिसमें से दो तो नेशनल लेवल है, दैट इज बीएससी और एनएससी, और 21 स्टॉक एक्सचेंजेस रीजनल है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, राइट। फुल फॉर्म्स देख लेते हैं एक बार। एनएससी की फुल फॉर्म हो गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। जैसे जो यूएस स्टॉक मार्केट्स है ना, उसके जो इंडेक्स हैं,
वो एक तो नैस्डैक है और एक डो जोन्स। ठीक है, वैसी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। ठीक है, चलिए स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन भी एक बार देखकर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने जो डेफिनेशन दी है, इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कार, कार मतलब कंट्रोलिंग, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। एक बार ये भी देखकर जाएंगे। और राइट जी, देन उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस 6 पॉइंट्स है, अच्छे से देखकर जाएंगे। सिंपल है, ये न्यू इश्यूज मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे न्यू कंपनी इशू लेकर आ रही है शेयर्स का, या फर्दर इशू लेकर आ रही है सिक्योरिटीज का एक एग्जिस्टिंग कंपनी। यहाँ पे ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज में। यहाँ पे हम कंपनी से सिर्फ बाय कर सकते हैं सिक्योरिटीज, यहाँ पे बाय सेल दोनों होता है। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, क्योंकि कंपनी कहीं पे भी लोकेटेड हो सकती है। बट सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज की फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, जैसे बीएससी इन बॉम्बे, देन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इन दिल्ली। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट होती है, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व होती है, कंपनी सेल करती है डायरेक्टली टू द पब्लिक और थ्रू एन इंटरमीडियरी। और यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ऑलराइट देन, dash is a number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note। ये मैंने आपको कहा था कि आपके सैम्पल पेपर में आए यूनिक ऑर्डर नंबर, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट नोट पे अलग अलग होता है, दैट इज वाई दे से यूनिक। ओके देन, जो आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट अगर आपका मन नहीं मान रहा और आपने कर लिए हैं और या आपके स्कूल में करवा दिए एंड यू वांट टू डू इट, तो मैं जल्दी से उसके भी कुछ आपको बता देती हूँ कीवर्ड्स। वैसे ये आपको करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट क्विकली, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 5 होते हैं: कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, अवेलेबल इन अ मिनिमम ऑफ 25,000 रुपीज और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। काफी ज्यादा सेफ होते हैं, नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। देन ऑल्टरनेट टू बैंक बोरोइंग, अगर एक कंपनी है और उसको बैंक से बोरो नहीं करना, तो उसके पास और क्या ऑप्शन है? कमर्शियल पेपर। यहाँ पे लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज कैन रेज फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। कई बार कंपनीज के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करें ऑफ इशुइंग शेयर्स। वो शेयर्स इशू करना चाहती है, बट उसके लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, जैसे एडवर्टीजमेंट देना, एप्लीकेशन प्रिंट करवाना, ब्रोकरेज देना, उतने पैसे उसके पास नहीं है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। issued by large and credit worthy companies as an alternative to bank borrowing, और यहाँ पे rate of interest कम होता है। Again, this is for commercial paper. Call money method is used by commercial banks for interbank transactions, sometimes to maintain the CRR. Okay. Certificate of deposit is issued during periods of tight liquidity when deposit growth is low and demand for credit is high. Commercial paper is used for bridge financing, मैंने आपको बता दिया है। Alright then, so this is it for the video। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बाकी सभी हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।